गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिविक्स का सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म जो कि क्लास 10th का ये चैप्टर है, इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले कि अगर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको फेडरलिज्म का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैंने आपको ये बतलाया था कि आखिर ये शब्द फेडरलिज्म कैसे आया था, फेडरल गवर्नमेंट किसे कहते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं, इन सभी चीजों के बारे में मैंने यह आपको बतलाया था। आज हम लोग फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं कि आखिर एक संघीय व्यवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म यानी संघीय व्यवस्था की खूबियां, विशेषताएं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म का, वो ये है कि एक फेडरल गवर्नमेंट जो होगी ना, वहां पर दो से ज्यादा स्तर की सरकारें होंगी। ठीक है, यानी एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होगा, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होंगी। क्लियर है, यानी एक संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होंगी। हमारे देश भारत में 3 स्तर की सरकारें पाई जाती हैं, वो है केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा पंचायती राज। अगर हम बात करें इंग्लिश में तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द थर्ड टायर इज पंचायती राज। ओके, तो हमारे देश में 3 स्तर की सरकारें हैं। क्यों है? क्योंकि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, second most populated country, so in terms of population for proper administration there is a requirement of 3 levels of government. Okay, now moving towards the second point. देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, डिफरेंट टायर्स यानी अलग अलग स्तर की जो सरकारें जो होगी ना, ठीक है, गवर्न द सेम सिटीजन्स। अलग अलग स्तर की सरकारें आपको एक ही नागरिक पर शासन करेंगी। ठीक है, केंद्र सरकार भी एक ही नागरिक पर शासन करेगा, राज्य सरकार भी उन्हीं नागरिकों के ऊपर शासन करेगी और पंचायत स्तर की भी सरकारों का शासन एक ही नागरिक के लिए होगा। एक ही नागरिक मतलब उन्हीं नागरिकों के ऊपर केंद्र के भी नियम लागू होंगे, उन्हीं नागरिकों के ऊपर राज्य के भी नियम लागू होंगे, उन्हीं नागरिकों के ऊपर पंचायत के भी नियम लागू होंगे। ठीक है, बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। समझिए, यानी एक ही नागरिक पर तीनों स्तर की सरकारें जो है वो शासन करेंगी। ठीक है, लेकिन हर स्तर की सरकार जो होगी उसका अपना न्यायिक अधिकार क्षेत्र होगा। समझिए कैसे, मान लीजिए एग्जांपल से समझिए, अभी लॉकडाउन था, ठीक है, अभी अनलॉक 1 चल रहा है। देखिए लॉकडाउन का फैसला किसने लिया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया, केंद्र सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया, आदरणीय मोदी जी के द्वारा यह फैसला लिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉकडाउन का फैसला लिया। किन चीजों को ध्यान में रखते हुए? नेशन इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए। ये फैसला किसने लिया? केंद्र सरकार ने लिया। ये फैसले जो केंद्र सरकार के द्वारा जो लिए गए वो हमारे ऊपर लागू हुए। ठीक है, हम ही नागरिकों के ऊपर लागू हुआ। ठीक है, केंद्र ने ये फैसला लिया, राज्यों ने भी उस फैसलों को माना और राज्यों में भी क्या किया गया, लॉकडाउन को जो है बहुत सख्ती से जो है इसको पालन कराया गया। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग स्तर की सरकारें जो होती हैं वो क्या करती हैं, एक ही नागरिक पर शासन करती हैं। तो अभी मैंने आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जांपल दे दिया लॉकडाउन का, उससे आपको ये क्लियर हो गया कि भाई लॉकडाउन के जो फैसले जो लिए गए थे वो केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए थे, वो सभी नागरिकों के ऊपर लागू हुआ। अब एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए बिहार सरकार ने क्या किया, शराबबंदी की कानून है, बिहार सरकार ने लीकर को बैन किया। तो बिहार की नीतीश गवर्नमेंट के द्वारा ये फैसला जो लिया गया, तो ये क्या बिहार के लोगों के लिए लागू हुआ ना, बिहार के लोगों के लिए ये फैसला लागू हुआ।
तो वो लॉकडाउन का भी फैसला हमारे ही ऊपर लागू हुआ, लीकर बैन को लेकर भी फैसला हमारे ही ऊपर लागू हुआ। और अब तीसरा एक स्तर की सरकार के बारे में जानते हैं। मान लीजिए कि पंचायत में अगर किसी तरीके का फैसला लिया जाता है कि जो बच्चे मैट्रिक की परीक्षा में अगर अव्वल करते हैं तो उन्हें 10,000 रुपए की नगद पुरस्कार जिला अधिकारी के द्वारा दिया जाएगा। तो ये थर्ड टायर के गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, ये एक नियम बनाया गया कि जिन लोगों ने भी मैट्रिक परीक्षा में, ठीक है, अच्छे अंक लाएंगे, ठीक है, जो टॉप करेंगे उनको जो है जिला भी क्या करेगी, पुरस्कार देगी। ठीक है, तो ये तीसरे स्तर की सरकार में आप देख रहे हैं, ठीक है, पंचायत जो है वो क्या कर रही है, वो भी फैसले ले सकती है कि भाई हमारे अगर जो है पंचायत से में अगर कोई बच्चा अगर अच्छा करता है तो हम उसे जो है ये पुरस्कार देंगे। तो ये क्या आपको देख रहे हैं, यहाँ पर उन्हीं नागरिकों के ऊपर एक अलग अलग स्तर की सरकारें जो है वो शासन कर रही है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सिटीजंस बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिसडिक्शन। ठीक है, हर स्तर की सरकार का क्या होगा, न्यायिक अधिकार क्षेत्र होगा, यानी अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं। हर स्तर की सरकार का अपना अलग अधिकार क्षेत्र है, न्यायिक तौर पर उनको अलग जो है एरियाज दिए हुए हैं, किन किन चीजों पर, विषयों पर वो फैसले ले सकते हैं। ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिसडिक्शन एरिया इन स्पेसिफिक मैटर्स, कुछ खास मुद्दों पे। ठीक है, किस चीज में भाई, तो लेजिस्लेशन में, कानून बनाने को लेकर। अब पंचायत ने अगर नियम बनाया था, ठीक है, कि हम जो है अपने यहाँ के बच्चों को जो पुरस्कार देंगे, तो नियम लेजिस्लेशन, वो नियम जो बनाया गया, लेजिस्लेशन का मतलब क्या हुआ, लॉ मेकिंग। तो जो नियम जो बनाए गए, ठीक है, वो सबके अधिकार क्षेत्र है ना, हर स्तर की सरकार का अपना अपना अधिकार क्षेत्र है, लेजिस्लेशन को लेकर, ठीक है, टैक्सेशन को लेकर और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। यानी इस सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाएगी अपना, उसका अपना अलग अधिकार क्षेत्र है, कानून बनाने को लेकर, टैक्स को लेकर और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, यानी प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर। राज्य सरकार को भी अधिकार है कि राज्य सरकार जो है वो अपना नियम बना सकती है। जैसा एग्जांपल में मैंने आपको बताया लीकर बैन, जो कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया फैसला, तो कानून बनाकर क्या किया गया, उसे बंद किया गया। तो लेजिस्लेशन यानी वो बिहार सरकार का फैसला था ना, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे ये नहीं कह सकता बिहार गवर्नमेंट को कि आप भाई इसको चालू कीजिए, नहीं, वो राज्य का अपना अधिकार क्षेत्र है जिस तरीके से वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन को चलाए। ठीक है, तो लॉ बनाने का फैसला जो है वो राज्य का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तो इन स्पेसिफिक मैटर्स कौन कौन मुद्दों में, लेजिस्लेशन यानी कानून बनाने को लेकर, ठीक है, टैक्सेशन, टैक्सेशन का एक एग्जांपल समझ लीजिए। मान लीजिए कि 2% जो है पेट्रोल पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स दिया, ठीक है, पेट्रोल पर सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स 2% था। पेट्रोल जो है बिहार में अगर 78 रुपीस बिक रहा है, यानी 78 रुपए प्रति लीटर, राज्य सरकार ने क्या किया, उस पर और टैक्स बढ़ा दिया, तो उससे क्या हो गया कि उसके पेट्रोल के दाम जो हो गए वो 80 रुपए हो गए। ठीक है, तो यहाँ 2 रुपए और बढ़ गए। तो ये टैक्स लेने का फैसला किसका था, राज्य सरकार का ना। तो टैक्सेशन, ठीक है, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी नियम कानून व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है, ये राज्य का, पंचायत स्तर का या केंद्र सरकार के सबके अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट को क्लियर करते हैं, द जुरिसडिक्शंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स, यानी अलग अलग स्तर की जो सरकारों को जो न्यायिक अधिकार क्षेत्र दिया गया है, किन किन चीजों में, लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जो अलग अलग स्तर की जो सरकारों को जो है आपको जो न्यायिक अधिकार क्षेत्र जो दिया गया है, ठीक है, लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है उन्हें भीख के तौर पर उन्हें दान किया है, नहीं, बल्कि ये क्या है, स्पेसिफाइड है, निर्धारित है, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। यानी द जुरिसडिक्शंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स, यानी अलग अलग स्तर की सरकारों का न्यायिक अधिकार क्षेत्र जो है ये स्पष्ट तौर पर हमारे संविधान में इसकी व्याख्या
की गई है, यानी संविधान के तहत हमें जो है ताकत मिली है। केंद्र को ताकत जो है संविधान के तहत ही ग्रांटेड है, राज्यों को भी ताकत कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड है, और थर्ड टायर यानी पंचायती राज को भी कॉन्स्टिट्यूशनली ये जो पावर जो वो मिले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें दिया है और फिर उसे वो वापस ले सकता है, नो। ठीक है, सो देयर एग्जिस्टेंस, इसलिए इनकी जो मौजूदगी जो है उसको लेकर, ठीक है, कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर द जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट लेवल्स, यानी अलग अलग स्तर की सरकारों का जो है जो न्यायिक अधिकार क्षेत्र जो पावर्स जो दिए गए हैं ना, ये पावर किससे मिला है? कॉन्स्टिट्यूशनली ये पावर ग्रांटेड है। इसलिए इनके एग्जिस्टेंस, इनके मौजूदगी एंड अथॉरिटी, ठीक है, और इनके पावर को लेकर कोई जो है इसके ऊपर आपको बहस नहीं की जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि ये पावर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड है ना। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इन्हें ये पावर दिया गया आज और कल वापस ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान के जो है बेसिक जो प्रिंसिपल्स या प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब था प्रस्ताव, यानी हमारे संविधान में जो मूलभूत जो संरचनाएं जो हैं उसको कोई एक स्तर की सरकार जो अकेले बदल नहीं सकती है। यहाँ देखिए दिया हुआ है यूनिलैटरली, यूनिलैटरली का मतलब सिंगल गवर्नमेंट, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल जो प्रोविजंस जो है ना, यानी मूलभूत जो आपको प्रोविजंस हैं उनको जो है यूनिलैटरली यानी किसी एक सिंगल गवर्नमेंट के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के में अगर बेसिक जो प्रोविजंस जो है, फंडामेंटल जो प्रोविजंस जो है उसमें अगर किसी भी तरीके का कोई बदलाव अगर करना है तो इसमें क्या चाहिए? सब चेंजेस, यानी ऐसे बदलावों के लिए बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेंट चाहिए। कॉन्सेंट का मतलब सहमति, यानी दोनों स्तर की सरकारों का सहमति चाहिए, यानी केंद्र और राज्य दोनों स्तर की सरकारों की सहमति होने के बाद ही जो है आपको बेसिक प्रोविजंस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का या फंडामेंटल प्रोविजंस जो है वो चेंज होगा। एक बात जान लीजिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना ये आपको रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। मतलब क्या हुआ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ ऐसे भी पार्ट हैं जो कि फ्लेक्सिबल है, यानी जिसे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे आपको प्रोविजंस हैं जो कि रिजिड हैं, यानी इन बेसिक प्रिंसिपल्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार के कोई भी बेसिक प्रोविजंस या फंडामेंटल प्रोविजंस को अगर चेंज करना होता है तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर फैसले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 5, कोर्ट्स हैव द पावर, यानी न्यायपालिका को ये अधिकार है, यानी न्यायपालिका के पास ये ताकत है टू इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? ठीक है, इंटरप्रेट का मतलब होता है व्याख्या करना। ठीक है, यानी न्यायपालिका के पास ये पावर है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के जो है नियमों को जो है वो बदल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बतला रहा हूँ। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान में अगर किसी भी तरीके का कोई बदलाव अगर लाना है तो न्यायपालिका क्या कर सकती है? न्यायपालिका ला सकती है। तो न्यायपालिका डायरेक्ट नहीं लाएगी, न्यायपालिका क्या करेगी? गवर्नमेंट को जो है, केंद्र सरकार को या फिर हाई कोर्ट जो है वो क्या करेगा? राज्य सरकारों को नोटिस देगी, उन्हें ये बतलाएगी कि भाई पहले के अनुसार ये प्रोविजन जो था ये नियम सही था, लेकिन अब के समय के अनुसार ठीक है इस नियम को जो है बदलना जरूरी है। तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट जो है हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान के कुछ नियमों को अगर बदलना है तो वो जो है न्यायपालिका के पास पावर है कि वो हमारे संविधान में जो भी बातें जो दी गई हैं उसकी व्याख्या करे, ठीक है, उसके बारे में बताए, ठीक है, और या फिर अगर किसी तरीके का कोई बदलाव अगर करना है जो कि जरूरी है तो न्यायपालिका के द्वारा हो सकता है। न्यायपालिका क्या करेगी? राज्य सरकार या केंद्र सरकार को जो है आपको सूचनाएं देगी, जानकारी देगी, ठीक है, और इन जानकारियों के तहत क्या हो सकता है? बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, एंड द पावर्स, और साथ ही साथ जो पावर्स जो हैं ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि हाई कोर्ट हमारे यहाँ
अंपायर के तौर पे काम करता है। ठीक है, समझिए हाईएस्ट कोर्ट, ठीक है, कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि न्यायपालिका के पास जो है ये पावर है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकता है? इंटरप्रेट कर सकता है, यानी संविधान से जुड़ी हुई बातों पर वो फैसला भी लेगा और साथ ही साथ समय समय के साथ जो उसको अपडेट भी कर सकता है। ठीक है, यानी उसके नियमों में जो बदलाव लाने के लिए केंद्र से अनुशंसा कर सकता है। एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दो अलग अलग स्तर की सरकारें हैं, मान लीजिए कि केंद्र और राज्य के बीच में किसी तरीके का टकराव है, तो उस टकराव को दूर कौन करेगा? तो आपको कोर्ट, न्यायपालिका करेगी। ठीक है, जैसे आपको कावेरी नदी का डिस्प्यूट था, तो कावेरी नदी के पानी को लेकर जो डिस्प्यूट जो था, तो वो कहाँ गया था? सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट में ये आपको फैसला हुआ, ठीक है, कि आखिर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में जो है पानी को लेकर जो झगड़ा जो था, ठीक है, वो कहाँ गया था? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला दिया। तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना, वो हाईएस्ट कोर्ट होता है। ठीक है, और ये अंपायर के तौर पर, जिस तरीके से क्रिकेट मैच में अंपायर होते हैं ना, जिनका डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट जो है, उनका डिसीजन यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला जो लिया जाएगा वो अंतिम फैसला होगा। हाँ, अब यहाँ पर बात एक चीज ये आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला ले लिया वो आपको जो है वो अंतिम होगा, उसमें बदलाव नहीं हो सकता है। हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाना होगा, यानी सरकार को क्या करना होगा? संविधान में कोई संशोधन लाना होगा, और उस संशोधन के जरिए क्या होगा कि आपको सरकार के जब जैसे गवर्नमेंट जो है वो कोई अगर संशोधन लाती है, तो उस संशोधन के तहत हो सकता है कि वो फैसलों में कुछ चेंजेस आ जाए। 6 पॉइंट को जानेंगे। देखिए सोर्सेज यानी स्रोत जो है ना, किस चीज का स्रोत? तो रेवेन्यू का स्रोत। ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy। मतलब समझिए, रेवेन्यू का स्रोत हर स्तर की सरकारों के लिए आपको संविधान में व्याख्या किया गया है। यानी राज्य सरकार को भाई कहाँ से उसको पैसे की स्रोत क्या होगी, किन किन चीजों से वो पैसे जो है वो जमा कर पाएगा अपने यहाँ के डेवलपमेंट के लिए। केंद्र सरकार कैसे जो है वो रेवेन्यू जनरेट करेगा, पंचायत स्तर की सरकारें हैं उनको कैसे रेवेन्यू मिलेगी। ठीक है, तो अपने अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने अपने जो है रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, सेंट्रल हो, स्टेट हो या लोकल सब गवर्नमेंट हो, हर स्तर की सरकारों के लिए जो रेवेन्यू के जो सोर्सेज जो है ना, वो साफ तौर पे निर्धारित किए गए हैं, आर स्पेसिफाइड यानी निर्धारित किया गया है, जिससे कि वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो। ठीक है, टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी यानी अपनी स्वयं की जरूरत को पूर्ति के लिए हर स्तर की सरकारों का रेवेन्यू का स्रोत जो है ना वो निर्धारित है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के दौरान इससे पहले आपको बतलाया पेट्रोल पे टैक्स का, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग टैक्स लिया, राज्य सरकार ने अपना अलग टैक्स लिया। तो ये टैक्स के जो रेवेन्यू से जो पैसे जो आ रहे हैं ना, वो हर अपने अलग अलग स्तर की सरकारों के लिए आपको पावर उनको दिया हुआ है कि वो रेवेन्यू अपना जो है यानी आपको टैक्स के स्रोतों का जो है आप वो खुद से जो है निर्धारित करें। ठीक है, कि भाई किन किन चीज़ों पर उन्हें कितना टैक्स लेना है, कैसे लेना है, जिससे कि वो अपना स्टेट या कंट्री का डेवलपमेंट कर पाए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट। एक फेडरल सिस्टम जो होता है ना, एक संघीय व्यवस्था जो होती है, उसके दो उद्देश्य होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक फेडरल सिस्टम जो होता है उसके कितने ऑब्जेक्टिव हैं? डुअल ऑब्जेक्टिव, यानी अगर कोई भी देश अगर फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाता है या फेडरल सिस्टम को अपनाता है ना, तो उसके दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं। एग्जाम में ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई में अक्सर आता है। ठीक है, कि बताइए 1 मार्क्स के क्वेश्चन में व्हाट आर द डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, तो फेडरल गवर्नमेंट के कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं? दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं। तो क्या है? पहला, अगर कोई भी कंट्री अगर फेडरल गवर्नमेंट को अपनाए तो क्यों अपनाए? फीचर्स तो हमने देख लिया, लेकिन जरा उसके उद्देश्य जानेंगे ना। ठीक है, आखिर क्यों अपनाएंगे? ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रमुख विशेषताएं बताई गई हैं। ठीक है, उद्देश्य बताए गए हैं कि आखिर फेडरल सिस्टम के दो उद्देश्य क्या हैं। तो पहला, राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की एकता बनाए रखना।
ठीक है, टू सेफ गार्ड द कंट्री, यानी राष्ट्र की सुरक्षा को बनाए रखना और राष्ट्र की एकता को बनाए रखना। ठीक है, देखिए हमने क्या किया है, फेडरल सिस्टम ने क्या किया है, सबको शासन करने का अधिकार दिया है। किसी के ऊपर हम तानाशाह की तरह तो शासन को नहीं ना कर रहे हैं, हम तानाशाह की तरह शासन नहीं कर रहे हैं, हर किसी को हमने अपना अधिकार दिया है। और ये अधिकार ऐसा नहीं कि बेग में किसी को दे दिया गया है, ये संवैधानिक तौर पे दिया गया है ना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड है ना। तो यहाँ पर इसके जरिए हम क्या कर रहे हैं, हम अपने देश की सुरक्षा और साथ ही साथ देश की एकता को बनाए रखने का काम कर रहे हैं। फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल सिस्टम को हमने अपना कर क्या किया, हमने अपने देश की सुरक्षा भी की, ठीक है, और साथ ही साथ अपने देश की एकता को भी बनाए रखा। क्योंकि हमने शासन अकेले नहीं किया है, हमने शासन करने का अधिकार स्वयं नागरिकों को दिया है, उन्हीं को पावर दिया है। ठीक है, तो इससे हमने क्या होगा, हमने अपने राष्ट्र की सुरक्षा भी की और साथ ही साथ एकता को भी बनाए रखा। क्योंकि अगर एक व्यक्ति शासन करेगा तो क्या होगा, याद कीजिए श्रीलंका जैसा हाल होगा, सिविल वॉर होगा, ठीक है, गृह युद्ध छिड़ सकता है। तो भाई हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम जो है हमने इसलिए अपनाया ताकि इस तरीके के सिचुएशंस भारत को कभी ना देखना पड़े। ठीक है, दूसरी बात, इसी समय यानी एट द सेम टाइम accommodating regional diversity, यानी अपने यहाँ की क्षेत्रीय भिन्नता को हम क्या कर रहे हैं, एक्कोमोडेट कर रहे हैं। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, अलग अलग कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, रिलीजन, कास्ट में लोग बटे हुए हैं। ठीक है, जितनी डाइवर्सिटी इंडिया में है उतनी और कहीं नहीं है। यहाँ पर पग पग, हर पग पर ही क्या है, आपको भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, फेडरल स्ट्रक्चर का दो ऑब्जेक्टिव क्या था, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी, यानी देश की सुरक्षा और एकता और अखंडता बनाए रखना, अपने यहाँ की क्षेत्रीय भिन्नताओं को समेट कर रखना। ठीक है, हमने अपने यहाँ का रीजनल डाइवर्सिटी को क्या किया है, एकोमोडेट करके रखा है ना। कैसे, सेल्फ हमने किया, कैसे, सेल्फ रूलिंग का अधिकार देकर, यानी हमने क्या किया है, लोगों को खुद ही शासन करने का अधिकार दिया है। अब देखिए, एक सबसे आदर्श फेडरल सिस्टम क्या का दो एस्पेक्ट्स होता है। ठीक है, पहला म्यूचुअल ट्रस्ट, कि आपस में राज्य और केंद्रों के बीच में, सबके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट हो। ठीक है, एक दूसरे पर विश्वास हो। और दूसरा एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, यानी एक साथ रहने की शर्त हो, यानी राज्य और केंद्र जो है सभी मिलकर काम करेंगे और हम सब जो है, भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी राज्यों का संघ